नमस्कार, स्वागत है सफलता आईएएस में। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं भारत का भूगर्भिक निर्माण किस प्रकार से हुआ था, यानी कि भारत की भूगर्भिक संरचना। तो भारत की अगर भूगर्भिक संरचना की बात की जाए तो भारत में कई प्रकार की विविधताएं हमें देखने को मिलती है। जैसे जलवायु के अंदर हमें विविधता देखने को मिलती है, वनस्पतियों के अंतर्गत हमें विविधता देखने को मिलती है, यहाँ तक मिट्टी और चट्टानों के अंदर भी हमें विविधता देखने को मिलती है। लेकिन इन सारी विविधताओं के पीछे अगर मूल कारण को देखा जाए तो वो है हमारा भूगर्भिक इतिहास। तो इन सारी विविधताओं को समझने के लिए हमें भारत के भूगर्भिक इतिहास को जानना होगा। तो भारत के भूगर्भिक इतिहास यानी संरचनात्मक विविधता, तो भारत के अंदर संरचनात्मक विविधताएं देखने को मिलती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर प्राचीन चट्टानों से लेकर नवीनतम चट्टानों तक मिलती है। मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति के समय जिन आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ था, पृथ्वी के शीतलन से जो आग्नेय चट्टानें बनी, उस क्रम की चट्टानों से लेकर वर्तमान तक भारत में जो नवीनतम जलोढ़ के निक्षेप हमें देखने को मिलते हैं, तो वो सारी संरचनाएं भारत के अंदर आज हमें देखने को मिलती हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि भारत का जो भूगर्भिक इतिहास है वो हमें प्राचीन यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान की संरचनाओं तक देखने को मिलता है। यानी भारत के भूगर्भिक इतिहास के अंदर सभी प्रकार के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इसी पूरे भूगर्भिक इतिहास की अगर बात की जाए कि इस पूरे भूगर्भिक इतिहास को किस तरीके से समझा जा सकता है, तो इस भूगर्भिक इतिहास को समझने के पहले एक आप छोटा सा रॉक्स का सिस्टम समझ ले यहाँ पर। तो इस पूरे रॉक सिस्टम के अंदर तीन प्रकार की चट्टानें हमें मिलती हैं, जिसके अंदर हम इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तीन प्रकार की चट्टानें हैं। ये चट्टानों का टॉपिक आपका भारत में अलग से पढ़ाया जाएगा, भारत में चट्टानें अलग से पढ़ेंगे, और इन चट्टानों के बारे में विश्व भूगोल के अंदर हमें पहले पढ़ना होता है। तो आग्नेय चट्टानें पृथ्वी के शीतलन से बनी हुई सबसे प्राचीनतम चट्टानें हैं, तो इन्हें कहा जाता है इग्नियस रॉक। फिर पृथ्वी पर पाई जाने वाली चट्टानों के सेडिमेंटेशन से, अवसादीकरण से जिन चट्टानों का निर्माण होता है तो वो सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाती हैं। और अत्यधिक ताप और दाब के कारण जिन चट्टानों का निर्माण हुआ है वो हमारी मेटामॉर्फिक या कायांतरित चट्टानें कहलाती हैं। अगर सिंपल भाषा में समझा जाए तो यहां पर मैं पूरा चट्टानों का टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूं अभी, तो सिंपल याद रखना कि आग्नेय चट्टान के लिए मैग्मा की उत्पत्ति होना बहुत जरूरी है, वॉल्केनिक एक्टिविटीज होना जरूरी होता है। सेडिमेंट्री के लिए सेडिमेंटेशन होना बहुत जरूरी होता है, इसके लिए सेडिमेंट्स की आवश्यकता होती है। और किसी भी चट्टान को मेटामॉर्फिक होने के लिए हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर की जरूरत होती है। मतलब हम किसी भी चट्टान को हम चाहे तो आग्नेय चट्टान को मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, आग्नेय चट्टान सेडिमेंट्री में कन्वर्ट हो सकती है। उसी प्रकार से सेडिमेंट्री इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हो सकती है, सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक में भी कन्वर्ट हो सकती है। उसी प्रकार से मेटामॉर्फिक रॉक सेडिमेंट्री में कन्वर्ट हो सकती है, मेटामॉर्फिक रॉक इग्नियस रॉक में भी कन्वर्ट हो सकती है। इसको हम कहते हैं रॉक साइकिल। तो इस रॉक साइकिल को हम भारत में जब चट्टानें पढ़ाएंगे उस समय आपसे चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो केवल अभी हमें तीन प्रकार की चट्टानों के नाम याद रखने हैं, क्योंकि इनका बार बार जिक्र आएगा तो हमें कंफ्यूजन ना हो। तो इन प्रकार तीन प्रकार की जो चट्टानों का निक्षेप पूरे विश्व में मिलता है या भारतवर्ष के अंदर मिलता है, तो उसे पूरी 8 ज्योग्राफिकल इवेंट्स में डिवाइड किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि भारत में आग्नेय, अवसादी और मेटामॉर्फिक रॉक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशंस मिलता है, जो इसका वर्गीकरण मिलता है, उस पूरे वर्गीकरण को हम 8 भूगर्भिक चरणों के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। तो पूरे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को कितने चरणों में कंप्लीट किया जाएगा? 8 चरणों के अंदर। तो इन्हीं चट्टानों के वर्गीकरण का हम 8 प्रकार का
डिस्ट्रीब्यूशन देखने को देखते हैं। तो इन 8 जियोलॉजिकल इवेंट्स के आधार पर, जब आपको मान लो मेंस में भी लिखना है या प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मेंस के लिए हम यहां पर क्या करेंगे कि 8 जियोलॉजिकल इवेंट्स को यहां पर बताएंगे अगर आपसे भारत के भूगर्भिक इतिहास पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 8 ज्योग्राफिकल इवेंट्स क्या है, तो इसमें एक कहलाता है हमारा अरावली रॉक सिस्टम, दूसरा है धारवाड़ रॉक सिस्टम, तीसरा विंध्यन कुड़प्पा रॉक सिस्टम, चौथा जो हम लिखेंगे वो गोंडवाना रॉक सिस्टम आएगा, पांचवा गोंडवाना फ्रैक्चर्स के बारे में बताएंगे, छठवां डेक्कन लावा के बारे में, सातवां हिमालयन सेडिमेंट्री फॉर्मेशन और आठवां जो होगा वो एलुवियल डिपोजिशन होगा। तो इन 8 क्रम में आप भारत के पूरे भूगर्भिक इतिहास के बारे में बता सकते हैं। अगर पूरे इस भूगर्भिक इतिहास की बात की जाए तो पूरी पृथ्वी पर अगर शुरुआत कहा, तो एक मैं आपको सिंपल ओवरव्यू दे दे रहा हूं कि इन 8 जियोलॉजिकल इवेंट्स को हम कैसे याद रख सकते हैं। तो यहां पर प्रयास करते हैं कि इन 8 जियोलॉजिकल इवेंट्स को कैसे याद किया जाता है। तो शुरुआत जो होती है वो पृथ्वी की उत्पत्ति से ली जाती है कि पृथ्वी की उत्पत्ति, तो यहां से चीजें स्टार्ट होती हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी का जब निर्माण हुआ था तो पृथ्वी एक गैसियस स्टेज में थी, हम ये कह सकते हैं कि एक आग का धधकता हुआ गोला कह सकते हैं, इस अवस्था में थी। अब धीरे धीरे क्या होता है कि पृथ्वी की जो बाह्य पपड़ी है, जैसे मान लेते हैं कि ये पूरी पृथ्वी थी और इसका जो आउटर लेयर था ये पूरे का पूरा एक गैसियस लिक्विड फॉर्म में था पूरे का पूरा। अब जैसे जैसे पृथ्वी की बाह्य सतह ठंडा होना स्टार्ट हुई तो इस आउटर में क्या हुआ, धीरे धीरे कूलिंग हुई। तो जैसे जैसे इसमें कूलिंग हुई तो कूलिंग होने के साथ साथ ये क्या हो गया, सॉलिडिफिकेशन भी स्टार्ट हो गया। तो कूलिंग के साथ साथ इसमें क्या हुआ, सॉलिडिफिकेशन हुआ, पृथ्वी की सतह ठंडी हुई। ठीक है, ठंडी होने के साथ साथ उसमें क्या होगा, ठोस रूप धारण करती चली गई, मतलब वो सॉलिड रूप में कन्वर्ट होती चली गई। तो इसी कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन की प्रक्रिया से पृथ्वी पर क्या हुआ, कई प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ। तो कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन की प्रक्रिया से क्या होता है, पृथ्वी पर चट्टानों का निर्माण होता है। यहां पर यह आपको याद रखना है कि अभी हम किसी भारत की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम केवल पृथ्वी की बात करते हैं कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ होगा। अभी कोई कॉन्टिनेंट नहीं है, कोई ओशियन बॉडी नहीं है, XYZ किसी भी प्रकार का लैंड और वाटर बॉडी हमें देखने को नहीं मिलती, केवल अभी अर्थ के ओरिजिन की बात हो रही है। तो जब पूरी पृथ्वी का ओरिजिन हुआ होगा, उस ओरिजिन में कहीं ना कहीं जो लैंड स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होगा वहां पर भारत का क्षेत्र भी रहा होगा, वहां से हमें भारत को निकाल कर रहना है, लेकिन फॉर्मेशन तो उसके किसी ना किसी पार्ट में हो ही रहा होगा। तो कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन से क्या हुआ, कुछ चट्टानों का निर्माण हुआ पृथ्वी की सतह पर, और इसी से क्या हुआ, जब दरारें यहां पर क्रैक पड़ना स्टार्ट हुए, जब सॉलिडिफिकेशन होगा, स्ट्रक्चर क्रैक डेवलप होंगे, तो यहां पर कुछ वॉल्केनिक एक्टिविटीज भी देखने को हमें मिलती है। तो बहुत सारी ज्वालामुखी घटनाएं भी यहां पर हुई होंगी। तो पूरी पृथ्वी पर सबसे पहले जो प्रक्रिया हुई थी वो थी कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन की प्रक्रिया, और इसी कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन की प्रक्रिया से जिन चट्टानों का निर्माण हुआ उन्हें कहा जाता है इग्नियस रॉक, प्राथमिक चट्टाने, आग्नेय चट्टाने। अब हमें यह देखना है कि भारत के अंदर इन आग्नेय चट्टानों का फॉर्मेशन कहां पर देखने को मिल सकता है। तो स्टडी वर्तमान में किया जाएगा, डेटा हमारा स्टार्टिंग से लिया जाएगा। तो वर्तमान में भारत के अंदर अगर हम जाएंगे तो अरावली चट्टानों के अंदर जब हम स्टडी करते हैं तो जब देखा गया कि जो अरावली वाला क्षेत्र है ये, तो इस अरावली क्षेत्र के अंदर जब अध्ययन किया गया तो इस अरावली क्षेत्र के अंदर इसी कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन के समय की, मतलब ये जो समय था वो था प्री कैम्ब्रियन का। तो प्री कैम्ब्रियन के समय में ही यहां पर क्या हुआ था, कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन हुई थी, और उसी कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन के साक्ष्य में भारत के अंदर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले जो जियोलॉजिकल इवेंट मिलता है वो हमें कहां पर मिलता है, अरावली क्षेत्र के अंदर मिलता। तो इसे कहा जाता अरावली सीरीज की चट्टाने, अरावली रॉक सिस्टम, या इसको कहा जाता है आपका प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टाने। तो अरावली में क्या हुआ, दो चीजें याद रखना। ये कब हुआ था, पहली चीज ये प्री कैम्ब्रियन में हुआ था, क्लियर हुआ। दूसरा यहां पर क्या हुआ था, हम कहेंगे यहां पर कूलिंग हुई थी एंड सॉलिडिफिकेशन हुआ था।
तो कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन से किसका निर्माण हुआ? हम कहेंगे आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ था। और इसी आग्नेय चट्टानों को कहा जाता है यहां पर ग्रेनाइट नीस। तो किनका निर्माण हुआ? यहां पर ग्रेनाइट नीस की चट्टानों का निर्माण देखने को मिलता है। क्लियर हुआ? तो सबसे प्राचीन चट्टानें जो हमें मिलती हैं वो अरावली सीरीज के अंदर मिलती हैं और इसमें ग्रेनाइट नीस की चट्टानों का निर्माण हमें मिलता है। प्रोसेस याद रखना है, कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन से हुआ था और किस काल में हुआ था? प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। चट्टानें पूरे भारतवर्ष में मिलेंगी लेकिन फर्स्ट अध्ययन जो हमें है वो अरावली सीरीज के अंदर देखने को मिलता है, इसलिए इस सीरीज का नाम रखा जाएगा अरावली क्रम की चट्टानें। दूसरा, इन्हीं ग्रेनाइट नीस के चट्टानों में क्या हुआ? अपक्षय और अपर्दन की क्रिया हुई, वेदरिंग एंड इरोजन की प्रोसेस हुई और अपक्षय अपर्दन से चट्टानों का विखंडन हुआ और विखंडन होने के कारण पृथ्वी पर जो उबड़ खाबड़ क्षेत्र थे वहां पर इनका डिपोजिशन हुआ और लंबे समय के अंतराल के बाद एक नवीन प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ। तो मेटामॉर्फिज्म हुआ, मेटा सेडिमेंटेशन हुआ, मेटामॉर्फिज्म हुआ, तो नई प्रकार की चट्टानों का यहां पर निर्माण हुआ। तो इस नई प्रकार की चट्टानों का जो अध्ययन किया गया था सबसे पहले वो धारवाड़ क्षेत्र के अंतर किया गया था। कहां पर किया गया था? धारवाड़। तो धारवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत कर्नाटका के अंदर इसका सबसे पहले अध्ययन किया गया, इसलिए दूसरे सीरीज की चट्टानों को किस नाम से जाना जाता है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों के नाम से जाना जाता है। तो धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं वो हमें किस काल में मिलती हैं? तो इनका निर्माण भी प्री कैम्ब्रियन में ही हमें देखने को मिलता है। निर्माण किससे हुआ था? हम कहेंगे अपक्षय और अपर्दन की क्रिया से हुआ था। तो किनका अपक्षय? तो ग्रेनाइट नीस के अपक्षय अपर्दन से किस प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ? धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। तो लिखते समय क्रम आपको याद रखना है, तो टाइम पीरियड रहेगा प्री कैम्ब्रियन और प्री कैम्ब्रियन के अंदर ही सबसे पहले अरावली क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ और अरावली क्रम की चट्टानों में जो ग्रेनाइट नीस का फॉर्मेशन हुआ उसी ग्रेनाइट नीस के फॉर्मेशन के अपक्षय अपर्दन से धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का नामकरण कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र से लिया गया है क्योंकि यहीं पर सबसे प्रथम बार अध्ययन किया गया था। अब आगे समझे, तो दो पार्ट हम यहां पर कंप्लीट करेंगे, पहला अरावली, दूसरा प्री कैम्ब्रियन धारवाड़। इसके बाद क्या होता है कि जब पूरी अभी याद रखना कि भारत की स्थापना नहीं हुई है, याद रखना ये चीज को माइंड सेट कर लेना। अभी हम भारत का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, अभी हम प्री कैम्ब्रियन काल में हैं जब पृथ्वी की उत्पत्ति हो रही है। तो इस पृथ्वी के अंदर सब कुछ हो रहा है यहां पर। तो यहां पर प्री कैम्ब्रियन में कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन हो गया, पहला चरण कंप्लीट हो गया। यहां पर दूसरा चरण भी कंप्लीट होगा। तो पहला चरण और दूसरा चरण पृथ्वी के निर्माण के समय होगा और इसी के अंदर कहीं ना कहीं कुछ हिस्सा भारत का भी रहा होगा। तो जो चट्टानें पूरी पृथ्वी पर बनेंगी उसमें कुछ हिस्सा हमारे भारत का भी रहेगा। तो जो वहां पर बन चुका होगा वो वर्तमान में हमें भारत के अंदर देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया? इसके बाद क्या होता है कि पृथ्वी पर धीरे धीरे जीव जंतुओं और वनस्पतियों का विकास होता है और इन्हीं जीव जंतुओं और वनस्पतियों के विकास के चरण में जब इनकी डेथ होती है तो डेथ से बनता है कैल्केरियस डिपॉजिट, कैल्शियम के निक्षेप। तो पृथ्वी पर धीरे धीरे क्या होता है? कैल्शियम का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, कैल्शियम के निक्षेप स्टार्ट होते हैं लगभग प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर, कैम्ब्रियन काल। प्री कैम्ब्रियन के बाद क्या आएगा? कैम्ब्रियन। तो पहला आता है प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन के बाद क्या आएगा? कैम्ब्रियन। तो जब कैम्ब्रियन के अंदर जाते हैं तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये क्षेत्र है हमारा विंध्यन का क्षेत्र। तो यहां पर हमें क्या मिलती है? एक रेंज मिलती है जिसको कहा जाता है विंध्यन। तो आज जहां पर हम विंध्यन पर्वत की बात करते हैं तो यहां पर पहले विंध्यन पर्वत नहीं बल्कि एक विंध्यन भूसन्नति देखने को मिलती थी। तो यहां पर क्या था? यहां पर एक विंध्यन सिंक्लाइन एरिया था। ये कह सकते हैं कि विंध्यन भूसन्नति यहां पर हमें मिलती थी और इसी विंध्यन भूसन्नति के अंदर मतलब इस तरीके का एक गहरा क्षेत्र था यहां पर
और इसी गहरे क्षेत्र के अंदर इस तरीके का एक गहरा क्षेत्र था और इसी गहरे क्षेत्र के अंदर क्या हुआ, कैल्शियम का डिपोजिशन हुआ, कैल्केरियस निक्षेप हुए। तो कैल्शियम के निक्षेप से यहां पर तो कैल्शियम के निक्षेप तो पहले से हो रहे थे, याद रखना कैल्शियम के निक्षेप तो काफी समय से हो रहे थे और कैम्ब्रियन आते आते यहां पर जो कैल्शियम का निक्षेप हुआ था उसमें अपलिफ्टिंग हुई, उत्थान हुआ और उत्थान से यहां पर क्या हुआ, नए क्रम की चट्टानें मिली और इन चट्टानों को नाम दिया गया विंध्यन क्रम की चट्टानें। केवल यहां पर ही नहीं, जब ये विंध्यन क्रम की चट्टानों की प्रक्रिया चल रही थी उसी समय इसी टाइम ड्यूरेशन में यहां पर आंध्र प्रदेश का जो कुड़प्पा क्षेत्र है, तो आंध्र प्रदेश में जो कुड़प्पा स्थल मिलता है, तो आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा में भी जब अध्ययन करेंगे तो यहां पर भी जो पूर्वी घाट हमें मिलता है जहां पर आज, तो जिस जगह पर आज हमें पूर्वी घाट मिलता है तो यहां पर भी एक गहरी भूसंनति थी जिसको क्या कहा जाता था, कुड़प्पा भूसंनति। तो जिस तरीके से यहां पर हमें विंध्यन भूसंनति देखने को मिलती है उसी प्रकार से यहां पर हमें कुड़प्पा भूसंनति देखने को मिलती है। तो इन्हीं दोनों भूसंनतियों के अंदर, तो यहां पर मैं कॉमन करके लिख दे रहा हूं, तो इन्हीं दोनों भूसंनतियों के अंदर क्या होता है, किस काल में जाकर, कैम्ब्रियन काल के अंदर। तो कैम्ब्रियन में अगर हम जाएंगे तो इन्हीं दोनों भूसंनतियों में कैम्ब्रियन काल में क्या हुआ, जो कैल्केरियस निक्षेप हुआ था या जो कैल्शियम के निक्षेप थे, तो कैल्शियम के जो निक्षेप थे उस निक्षेप के अंदर क्या है, उत्थान हमें देखने को मिलता है। तो हम ये सिंपल कह सकते हैं कि विंध्यन और कुड़प्पा भूसंनति में जो चट्टानें मिलती हैं वो हमें कैल्शियम की चट्टानें मिलती हैं, कैल्केरियस डिपॉजिट हमें देखने को मिलता है, इसलिए आज सबसे ज्यादा लाइमस्टोन इन्हीं क्षेत्रों के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो पहले चरण के अंदर हम कंप्लीट करेंगे अरावली सीरीज को, अभी मैं डिटेल में सारी चीजों को करवाऊंगा। अभी एक शॉर्ट फॉर्म समझ लेते हैं कि हमें ये सारी चीजें कैसे करना है। तो पहले अरावली फॉर्मेशन को कंप्लीट करेंगे जिसमें कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन को सेट कर लो और प्री कैम्ब्रियन एरा सेट कर लो। दूसरे नंबर पर धारवाड़ सीरीज को कंप्लीट करेंगे। धारवाड़ सीरीज के अंदर प्री कैम्ब्रियन टाइम याद रखना है और ग्रेनाइट नीस चट्टानों का अपक्षय अपर्दन याद रखना है। तीसरी सीरीज के अंदर जब आप जाएंगे तो तीसरे क्रम में आप इनको ऊपर नीचे कर सकते हो क्योंकि ये दोनों लगभग सेम टाइम पीरियड में हमें मिलते हैं। तो यहां पर आप तीसरे नंबर पर विंध्यन और चौथे नंबर पर कुड़प्पा भूसंनति को रख सकते हैं, या तीनों को एक ही नंबर में रख लेते हैं। हमने लास्ट स्लाइड में अगर आप देखेंगे तो हमने एक ही में शायद रखा है इनको। हाँ, तो पहला देखेंगे अरावली सीरीज हो गया यहां पर, दूसरा धारवाड़ सीरीज हो गया। तो पहले मैंने अरावली को रखा था, दूसरे में धारवाड़, तीसरे के अंदर हमने विंध्यन और कुड़प्पा को एक ही सिस्टम के अंदर रखा हुआ। तो जब यहां पर विंध्यन और कुड़प्पा भूसंनतियों का निर्माण हुआ तीसरे फेज के अंदर, तो जूलॉजिकल इवेंट का तीसरा फेज है जिसमें कैम्ब्रियन काल के अंदर कुड़प्पा और विंध्यन भूसंनतियों से कैल्केरियस निक्षेप से उत्थान हुआ और उनसे नई चट्टानों का निर्माण हुआ, सेडिमेंट्री रॉक से एक तरीके से कह सकते हैं। और ये चीजें भी, तीसरा इवेंट भी कहां हुआ था, हमारी पृथ्वी के निर्माण के समय ही हुआ था। तो ये जो तीन इवेंट हम पढ़ते हैं उस समय केवल पृथ्वी की निर्माण प्रक्रिया ही चल रही थी, ना अभी कोई पेंजिया है, ना गोंडवाना लैंड है, ना इंडिया, ना कोई कॉन्टिनेंट, अभी सिर्फ क्या है, एक पृथ्वी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो फॉर्मेशन के समय में ही प्री कैम्ब्रियन और कैम्ब्रियन काल के अंदर चार प्रकार की चट्टानें तीन फेज के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। इसके बाद हम जानते हैं कि पेंजिया का फॉर्मेशन होता है। इसी के बाद क्या होता है, हम जानते हैं कि किसका फॉर्मेशन हुआ, पेंजिया का निर्माण होता है। और जो सागरी क्षेत्र था इसको कहा जाता था पेंजिया, और सागरी जो क्षेत्र था उसका नाम दिया गया था पेंथालासा। तो पेंथालासा और पेंजिया का फॉर्मेशन स्टार्ट होता। अब पृथ्वी पूरी तरीके से अपने एक नए स्ट्रक्चर में, एक लैंड स्ट्रक्चर में कंप्लीट होती हुई हमें दिखाई देती है। अब यहां पर क्या होता है कि कार्बोनीफेरस के लगभग समय में अगर आप जाएंगे तो इसके बाद अगर आप कार्बोनीफेरस में जाते हैं तो पृथ्वी का ये जो क्षेत्र था, हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी का जो नीचे वाला क्षेत्र था और ये ऊपर वाला, ये हमारा साउथ पोल का क्षेत्र रहा होगा, ये हमारा नॉर्थ पोल का क्षेत्र रहा होगा। तो पृथ्वी पर दो पोल थे, एक नॉर्थ पोल का क्षेत्र था और एक साउथ पोल का क्षेत्र था।
तो इस साउथ पोल या यहां पर भी आप बना सकते हैं इसको, तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल से क्या होता है, ये आपके शीतल क्षेत्र थे, कोल्ड एरिया था, ये भी कोल्ड रीजन था, ये भी कोल्ड रीजन था, तो एक बर्फ की बड़ी परत क्या थी, इन क्षेत्रों में विकसित हुई। इसी कार्बोनिफेरस के अंदर होता है एक घटना, तो कार्बोनिफेरस की एक घटना आपको याद रखनी है। तो कार्बोनिफेरस की एक घटना याद रखेंगे जिसको कहा जाता है ग्लेशिएशन या हिमयुग। तो यहां पर स्टार्ट होता है एक नया अध्याय जिसको कहा जाता है हिमयुग की शुरुआत, ग्लेशिएशन की शुरुआत। अब जब ग्लेशिएशन हुआ होगा तो जो दक्षिण के ध्रुव से, मैं यहां पर दोबारा से बना रहा हूं, इसको इरेज कर देते हैं इसको एक बार, देखो समझो जरा ग्लेशिएशन का कैसे प्रभाव पड़ेगा। तो पृथ्वी पर ये है हमारा नॉर्थ पोल का क्षेत्र और ये है साउथ पोल का क्षेत्र, यहां पर रही होगी इक्वेटर, 0 डिग्री मान लेते हैं। इस तरीके वर्तमान स्वरूप में इसको लेकर समझ लेते हैं। पेंजिया मान लो कि इसी फॉर्मेट में था, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो ये पेंजिया का नॉर्थ पोल था, ये पेंजिया का साउथ पोल था, ये सेंट्रल रीजन मान लेते हैं। तो जब ग्लेशिएशन होगा तो जो नॉर्थ पोल से ग्लेशिएशन होगा वो इस तरीके, तो यहां पर जो हिम की चादर थी वो इस तरीके से बढ़ेगी और इधर से हिम की चादर इस तरीके से बढ़ेगी। अब भारत की स्थिति देखते हैं कि भारत नॉर्थ पोल के पास में रहा होगा उस समय या भारत साउथ पोल के पास में ज्यादा रहा होगा। और हम जानते हैं कि जब पेंजिया का डिवाइडेशन होता है तो ये पेंजिया अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में डिवाइड होता है। तो इसको क्या कहा जाता है, गोंडवाना लैंड, और इसको क्या आगे जाके नाम दिया जाएगा, ये मैं पढ़ाऊंगा, वैगनर का सिद्धांत पढ़ाऊंगा, हैरी हेस का सिद्धांत आगे जाके भारत में जब प्लेट विवर्तनिकी पढ़ेंगे उस समय हम इनकी चर्चाएं करेंगे। तो यहां पर इतना हमें समझ लेना है। तो भारत कहीं ना कहीं, हमारा जो भारत का एरिया होगा, जो लैंड पार्ट रहा होगा, वो दक्षिणी ध्रुव के पास में ही रहा होगा। तो ग्लेशिएशन का जो इफेक्ट है वो नॉर्थ पोल वाले ग्लेशिएशन का इफेक्ट रहा होगा कि साउथ पोल वाले ग्लेशिएशन का इफेक्ट रहा होगा। तो भारत में जो ग्लेशिएशन हुआ था वो कौन से, तो यहां पर याद रखना जो ग्लेशिएशन हुआ था वो प्लीस्टोसीन के अंदर हुआ था। तो यहां का जो ग्लेशिएशन है वो प्लीस्टोसीन का है और दक्षिण में जो ग्लेशिएशन है, यहां का जो ग्लेशिएशन है ये कार्बोनिफेरस का है। क्लियर हुआ यहां तक? तो इसका मतलब है भारत के अंदर या भारत के उस भाग के अंदर जो उस समय गोंडवाना लैंड का या पेंजिया के दक्षिणी भाग का हिस्सा रहा होगा, उस समय जो ग्लेशिएशन हुआ होगा वो दक्षिण के भाग से हुआ था, मतलब सदर्ली सोर्स से हुआ होगा, दक्षिणी ध्रुव के आसपास से रहा होगा। अब जब ग्लेशिएशन हुआ तो इस पूरे क्षेत्र के ऊपर क्या रहा होगा, एक हिम की चादर फैल गई। तो यहां पर इस पूरे क्षेत्र के ऊपर क्या हो गया, एक हिम की चादर फैली और इसी हिम की चादर के कारण क्या हुआ, चट्टानों के स्ट्रक्चर में परिवर्तन देखने को मिला। तो एक लंबे समय का ग्लेशिएशन जब यहां पर हमें मिला, चीजों में बहुत सारी कूलिंग हुई, बहुत ज्यादा सॉलिडिफिकेशन हुआ, तो चट्टानों ने अपने स्वरूप को परिवर्तित कर दिया और यहां पर एक नई प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ। इन चट्टानों का नामकरण ही भारत की गोंड जनजाति के नाम पर किया गया। तो इनको कहा जाता है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। तो भारत के अंदर या पूरी पृथ्वी पर एक चट्टानों की सीरीज मिलती है जिसके निर्माण का कारण था ग्लेशिएशन और इसी ग्लेशिएशन से गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है। तो जो पांचवा चरण हम यहां पर कह सकते हैं, तो मैं यहां तो पूरे प्रायद्वीप के अंदर मिलेगा, मैं यहां पर कहीं पर भी ऐड कर ले रहा हूं। ये पांचवा चरण है, 5th नंबर का, सॉरी चौथा चरण कहेंगे, ये 3 हमने एक साथ लिख लिए थे। तो 4th पीरियड कहेंगे। तो इस 4th पीरियड के अंदर जो निर्माण होगा वो किसका होगा, गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण होगा। तो गोंडवाना चट्टानों का यहां पर क्या होता है, निर्माण होता है। तो गोंडवाना चट्टान का जो निर्माण होगा वो किस होगा, कार्बोनिफेरस के अंदर होगा। ग्लेशिएशन की प्रोसेस से इसका फॉर्मेशन होगा। तो गोंड जनजाति से नाम रखा गया। तो गोंडवाना लैंड का स्ट्रक्चर्स यहां पर बनके तैयार हो जाता है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है और पेंजिया के फॉर्मेशन भी यहां पर तैयार हो जाते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे 4 प्रकार हमारे यहां पर, तो गोंडवाना रॉक का फॉर्मेशन हो जाता है कार्बोनिफेरस के अंदर। और अब यहां पर सिंपल समझ लें ये 2-3 चीजों को,
जब गोंडवाना लैंड मतलब यहाँ पर पेंजिया का फॉर्मेशन होता है, और उसी पेंजिया के फॉर्मेशन के बाद जो पांचवा चरण है वो हमारा होता है गोंडवाना फ्रैक्चर का क्रम। कि गोंडवाना का यहाँ पर क्या होता है, तो गोंडवाना विभाजन का मतलब पांचवा चरण जो हमें पढ़ना है वो गोंडवाना विभाजन का चरण हमें पढ़ना होता है। तो गोंडवाना विभाजन का मतलब होता है यहाँ पर पेंजिया का विभाजन। तो जो पेंजिया था हमारा, ये यहां से ब्रेक होता है अंगारा लैंड में और गोंडवाना लैंड में, और इसी से हमारे अफ्रीका कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह ये सारे कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन हो जाता है। ये मैं आगे जाके अलग टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा कि कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ। तो सिंपल यहां पर पांचवें चरण में गोंडवाना फ्रैक्चर याद रखेंगे, इसको अलग से पढ़ा जाएगा, अभी सिर्फ आपको बता देना है। इसके अलावा दक्कन लावा एंड काराकोरम फॉर्मेशन होता है छठवें चरण के अंदर। देखो कैसे होगा। अब क्या हुआ कि यहां पर जब ये सारी चीजों का फॉर्मेशन हो गया, हमारा एक तरीके से कह सकते हैं कि पेनिनसुलर इंडिया का जो स्ट्रक्चर था वो यहां से निकलकर गोंडवाना लैंड के इस पेंजिया बना, पेंजिया से अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड डिवाइड हो गए, और इसी गोंडवाना लैंड के अंदर कुछ हिस्सा भारत का था, अफ्रीका के साथ जुड़ा हुआ, इसमें साउथ अमेरिका, अफ्रीका वगैरह सारे कॉन्टिनेंट थे। तो यही से जब ये गोंडवाना में फ्रैक्चर होता है या पेंजिया डिवाइड होता है, तो पेंजिया के बाद गोंडवाना में भी फ्रैक्चर होता है। तो गोंडवाना से फ्रैक्चर्ड होकर जो इंडिया का लैंड था ये उत्तर पूर्व दिशा की ओर बढ़ना स्टार्ट होता है। तो यहां पर इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये जो टुकड़ा था, एक तरीके से मैं एक ब्लैक स्लाइड ले लूं पूरी, कहां पर समझाऊं इसको, यहीं पर देख लो, इसको देखो साइड में यहां बता दे रहा हूं। तो यहां पर क्या होता है कि इसको मैं अलग से बता दूंगा पूरे का पूरा, अभी एक शॉर्ट फॉर्म में समझ लो इस साइड में। तो जो इंडिया अफ्रीका से डिवाइड हुआ था, यहां से इंडिया जो डिवाइड होता है, और इंडिया जब ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाता है और जानती है कि यूरेशियन प्लेट के साथ जाकर टकरा जाता है। तो यूरेशियन प्लेट के साथ जब जाकर ये इंडिया टकराएगा, तो यूरेशियन प्लेट के टकराने के साथ ही यहां पर क्या होता है, काराकोरम रेंज का फॉर्मेशन होता है, और इसी काराकोरम रेंज के फॉर्मेशन के साथ तो यहां पर बनती काराकोरम रेंज, और इसी समय दक्कन के लावा का भी फ्लो होता है। तो अभी क्रम में सिर्फ आप याद रखना कि छठवें क्रम में जो हम पढ़ेंगे वो दक्कन लावा और काराकोरम रेंज का फॉर्मेशन पढ़ेंगे। कैसे हुआ था वो मैं अभी डिटेल में बताऊंगा। और जैसे ही दक्कन लावा और काराकोरम रेंज का फॉर्मेशन अब यहां पर बताएंगे, तो ये क्रिटेशियस काल में हुआ था। ये किस काल में हम बताएंगे, क्रिटेशियस काल के अंदर हुआ था, ये कार्बोनिफेरस के अंदर हुआ था, ठीक है। और उसी के टाइम पीरियड में ये होता है, और गोंडवाना ये हुआ थी, ये कैम्ब्रियन के अंदर हुआ था, और धारवाड़ और ये भी दोनों प्री कैम्ब्रियन में हुए थे। ये टाइम पीरियड आपको मोटा मोटा याद रखना है। और उसके बाद हिमालय का अवसादीकरण स्टार्ट होता है, हिमालय का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, और हिमालय के अंदर अवसादी चट्टानों का निर्माण स्टार्ट होता है। और उसमें हम हिमालय का फॉर्मेशन, ये टॉपिक भी अलग से पूरा पढ़ाया जाएगा आपको, हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। यहाँ पर सिर्फ हमें एक थोड़ा सा टच करना होता है। लास्ट में इसी सेडिमेंटेशन से जो हिमालय में अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ, उन्हीं अवसादी चट्टानों में जब नदियों के द्वारा उन्हीं चट्टानों को बहाकर नीचे के मैदानों में लाया गया, तो वहां पर जलोढ़ का निर्माण होता है। तो ये आपका प्लिस्टोसीन काल के अंदर लगभग हमें देखने को मिलता है। तो सबसे प्राचीन जो निक्षेप हैं वो अरावली क्रम के देखने को मिलते हैं, और सबसे नवीन जो निक्षेप है वो एलुवियल डिपॉजिट के देखने को मिलते हैं। तो ये सीक्वेंस आपको यहाँ पर याद रखना है। मैं यहाँ दोबारा बता दे रहा हूँ, जब आप पूरे जियोलॉजिकल इवेंट को बताएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर अरावली सीरीज बताएंगे, दूसरे नंबर पर धारवाड़ क्रम की चट्टान बताएंगे, तीसरे पर विंध्यन रॉक और यहाँ पर कुड़प्पा रॉक्स को एक साथ बताएंगे, चौथे नंबर पर आप यहां पर गोंडवाना का फॉर्मेशन बताएंगे, पांचवें नंबर पर गोंडवाना का फ्रैक्चर बता देंगे, छठवें नंबर पर यहां पर वोल्केनो इरप्शन और यहां पर काराकोरम रेंज का निर्माण याद रखेंगे, और सातवें नंबर पर पूरा हिमालय का फॉर्मेशन, और आठवें नंबर पर मतलब ये पूरे का पूरा हिमालय का फॉर्मेशन आपको बताना है। और आठवें नंबर पर जो सबसे नया स्ट्रक्चर मिलता है वो है प्रायद्वीपीय पठार के अंदर उत्तर के मैदानों का निर्माण। तो पूरे भारत के अंदर अगर देखा जाए, पूरे भारत की भूगर्भिक संरचना के अंदर देखें तो यहां पर सबसे पहले तीन चीजें हमें देखने को मिलती है। याद रखना कि यहां पर तीन चीजें हमें देखने को मिलती है। तो एक मिलता है हमारा प्रायद्वीपीय पठार,
दूसरा जो स्ट्रक्चर मिलता है वो है हिमालय, और तीसरा जो स्ट्रक्चर मिलता है वो है मैदान। तो 3 भूगर्भिक संरचनाएं हमें भारत के अंदर को देखने को मिलती हैं, पठार, मैदान और हिमालय। तो इनमें सबसे पहला जो निर्माण हुआ है, तो सबसे पहला जो निर्माण हम बताएंगे वो होगा पठार का, और सेकंड नंबर पर जो हम फॉर्मेशन बताएंगे वो होगा हमारा हिमालय का, और थर्ड नंबर पर जो हम फॉर्मेशन बताएंगे वो होगा हमारा मैदान का निर्माण। अब जब प्रायद्वीपीय पठार के फॉर्मेशन में बताएंगे तो यहां पर हम अरावली का फॉर्मेशन बताएंगे, धारवाड़ का फॉर्मेशन बताएंगे, विंध्यन का फॉर्मेशन बताएंगे, कुड़प्पा का फॉर्मेशन बताएंगे, गोंडवाना रॉक सिस्टम का फॉर्मेशन बताएंगे, गोंडवाना फ्रैक्चर के बारे में बताएंगे। तो ये 5 जो चरण है हमारे, स्टार्टिंग के 5 जो चरण है ये प्रायद्वीपीय पठार से जुड़े हुए चरण होंगे यहां तक, और यहां पर दक्कन लावा तक भी आप ऐड कर सकते हो। तो यहां पर फिर होता है 6वें नंबर पर दक्कन लावा का फॉर्मेशन और काराकोरम रेंज का फॉर्मेशन। तो ये आप दक्कन लावा और काराकोरम 6वें नंबर पर रखेंगे, और 7वें नंबर पर हिमालय का फॉर्मेशन और 8वें नंबर पर एलुवियल डिपॉजिट का फॉर्मेशन। मतलब प्रायद्वीपीय पठार को सिर्फ डिवाइड करना है, बाकी सिंपल तरीके से याद रख सकते। अब एक एक करके हम यहां पर पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जियोलॉजिकल इवेंट यहां पर हम पढ़ते हैं कि सबसे पहला जियोलॉजिकल इवेंट क्या है। तो हमने बताया था कि स्टार्टिंग जो फेज था वो पृथ्वी की उत्पत्ति से स्टार्ट होता है, जहां पर पृथ्वी एक गैसियस या गैस गोले, मतलब एक लाल धधकता हुआ गोला कह सकते हैं, उस अवस्था में थी। तो इसमें धीरे धीरे क्या होता है, कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन होता है, और आफ्टर कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन यहां पर नई संरचनाओं का निर्माण होता है। मतलब पृथ्वी की जो पपड़ी थी ऊपर की, तो जब कूलिंग होगी तो ये जो ऊपर की पपड़ी थी, ये पपड़ी में धीरे धीरे क्या होता है, शीतलन स्टार्ट हो जाता है। तो ये ऊपर की पपड़ी धीरे धीरे क्या है, सॉलिड होना स्टार्ट होती है। तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे सॉलिड, आज भी जानते हैं कि पृथ्वी का जो मेंटल वाला भाग है वो पूरी तरीके से आज भी, तो पृथ्वी आज पूरी तरीके से ठंडी नहीं हुई है, कुछ हिस्सा पृथ्वी का ठंडा हुआ जिसे हम क्रस्ट के नाम से जानते हैं। तो जब ये कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन होती है, उसी कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन के अंदर क्या होता है, चट्टानों का निर्माण होता है। तो इन चट्टानों के अंदर सबसे पहला जो टाइम पीरियड याद रखते हैं वो प्री कैम्ब्रियन याद रखेंगे, और इसी में अरावली फोल्डेड माउंटेन का निर्माण, या आप अरावली सीरीज का रॉक सिस्टम कह सकते हैं। कैसे हुआ था, कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ द क्रस्ट सरफेस प्लेटू रीजन इन द प्री कैम्ब्रियन एरा 600 मिलियन ईयर अगो। तो 6000 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी की सतह में क्या हुआ, कूलिंग, शीतलन हुआ, और शीतलन के साथ साथ यहां पर क्या होती गई, ये ठोस रूप धारण करती गई। तो कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन हुआ, ठोस हुआ पृथ्वी की सतह के बाहरी क्षेत्र में, मतलब पृथ्वी के क्रस्ट वाला जो उस समय फॉर्मेशन हो रहा होगा। और इसी कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन से क्या होता है, आर्कियन नीस और ग्रेनाइट चट्टानों का निर्माण होता है। तो या ग्रेनाइट नीस कह सकते हैं। तो आर्कियन नीस और ग्रेनाइट चट्टानों का यहां पर निर्माण हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ याद रखेंगे कि रॉक आर मेटामॉर्फोज्ड, तो इसमें कुछ ना कुछ कायंत्रण हमें देखने को मिलता है। तो चट्टानों में कुछ क्या हुआ, कायंत्रण हुआ, ठीक है, माइनर इग्नियस एक्टिविटीज हुई। तो कुछ सामान्य ज्वालामुखी घटनाएं भी मैंने यहां पर बोला था, ज्वालामुखी घटनाएं हुई, और अरावली फोल्डेड माउंटेन कम इनटू द एक्सटेंस, और इसी से क्या हुआ, ज्वालामुखी पर्वत की उत्पत्ति भी हुई। क्लियर हो गया यहां तक। तो पहला टाइम पीरियड याद रखना है, पहला टाइम पीरियड स्टार्ट करेंगे अरावली रॉक सिस्टम से, जिसका टाइम पीरियड याद रखेंगे कि इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। प्रक्रिया याद रखेंगे, कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन से हुआ था। किस प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ था, तो आर्कियन, नीस और ग्रेनाइट चट्टानों का निर्माण हुआ था। और कुछ इसमें छोटी मोटी मेटामॉर्फिज्म हुए, कुछ छोटे मोटे आग्नेय चट्टाने वोल्केनिक एक्टिविटीज हुई, और उन्हीं सारी चीजों के चलते यहां पर क्या हुआ, अरावली पर्वत का निर्माण हुआ। और इसमें जो चट्टाने मिलती हैं उसको कहते हैं अरावली क्रम की चट्टाने, जो पूरे भारतवर्ष में हमें देखने को बाद में मिलती हैं। दूसरा जो जियोलॉजिकल इवेंट हम पढ़ते हैं वो हमारा धारवाड़ काल से जुड़ा हुआ है, तो इसको कहते हैं धारवाड़ियन रॉक्स। तो धारवाड़ियन रॉक्स इनको क्यों कहा जाता है, तो उसका कारण है, स्टडी इन फर्स्ट टाइम इन द धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका।
तो कर्नाटक के धारवाड़ में सबसे पहले अध्ययन किया गया था, इसलिए इनको धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहा जाता है। निर्माण कैसे हुआ था? These are the layered rocks formed after the erosion and deposition of the Archean rocks। तो जो आर्कियन चट्टानें, तो सबसे पहले क्या हुआ था? आर्कियन नीस का निर्माण हुआ था। तो जो आर्कियन नीस चट्टानों का निर्माण हुआ था, तो इन्हीं चट्टानों में क्या हुआ? अपक्षय अपर्दन हुआ, और अपक्षय अपर्दन के बाद जो चट्टानें हुई उनका निक्षेपण हुआ। तो इस तरीके का पृथ्वी का जो डेनुडेशन था, ऊपर नीचे का क्षेत्र था, तो यहां पर क्या हुआ? धीरे धीरे यहां से चट्टानें टूटी, और टूटने के बाद यहां पर डिपोजिट हुई, यहां से चट्टानें टूटी, यहां पर डिपोजिट हुई। तो इन स्थानों पर जो डिपोजिशन हुआ, तो इन्हीं स्थानों पर जो डिपोजिशन हुआ, तो उन्हीं डिपोजिशन से किसका निर्माण हुआ? धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण देखने को मिलता है। तो इसका निर्माण याद रखना कि इनका निर्माण किससे हुआ है? कि जो आर्कियन चट्टानें हैं, तो इन्हीं आर्कियन चट्टान के अपक्षय और अपर्दन से इनका निर्माण हुआ है, या निक्षेप भी कह सकते हैं, अपर्दन, अपक्षय और निक्षेप से। These are the first metamorphosed सेडिमेंट्री रॉक सिस्टम इन द इंडियन जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो अभी तक जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में भूगर्भिक इतिहास के अंदर जो चट्टानों का निर्माण हुआ था, वो आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ। तो पहली बार पृथ्वी पर या भूगर्भिक इतिहास में मेटामॉर्फिक, कायांतरित और अवसादी चट्टानों के साक्ष्य में देखने को मिलते हैं, और उन्हीं चट्टानों को कहा जाता है भारत में धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो फर्स्ट टाइम मेटामॉर्फोसिस सेडिमेंट्री रॉक्स सिस्टम इन द, तो भारत में तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अंदर क्या हुआ? तो प्रथम बार, पहली बार यहां पर याद रखेंगे, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं क्योंकि स्लाइड पूरी इंग्लिश में है। तो हम कहेंगे कि पहली बार क्या हुआ? यहां पर कायांतरित एवं अवसादी चट्टानों के साक्ष्य, अवसादी चट्टानी साक्ष्य या चट्टानों के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो पहली बार हुआ कि पृथ्वी पर सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिज्म के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। तो ये दूसरा टाइम स्केल याद रखना है, किसका? प्री कैम्ब्रियन का, धारवाड़ का। तो केवल याद रखो कि किस कारण से नाम लिया गया था और कहां पर इसका निर्माण हुआ है, या किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ है। तो पृथ्वी पर जो दूसरा हमारा जियोलॉजिकल टाइम स्केल हम पढ़ेंगे वो है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। पहले प्री कैम्ब्रियन में अरावली फॉर्मेशन बताना है, अरावली सीरीज की चट्टानें, और प्री कैम्ब्रियन के अंदर ही हमें धारवाड़ का बताना है, लेकिन पहले प्री कैम्ब्रियन में अरावली को बताएंगे, उसके बाद धारवाड़ को बताएंगे। थर्ड जो जियोलॉजिकल इवेंट हमें मिलता है वो कैम्ब्रियन काल। तो यहां पर देखो पहला टाइम था प्री कैम्ब्रियन, और प्री कैम्ब्रियन के बाद क्या आ गया? यहां पर कैम्ब्रियन काल यहां पर देखने को मिलता है। कैम्ब्रियन काल के अंदर हड़प्पा और विंध्यन भूसंतति का निर्माण हमने बताया था। तो यहां पर हम जानते हैं कि भारत के अंदर तो प्रायद्वीपीय पठार के अंदर ये जो क्षेत्र है, ये विंध्यन भूसंतति का क्षेत्र हमें मिलता है, और यहां पर जो हमें मिलता है वो हड़प्पा भूसंतति मिलती है। तो इसी हड़प्पा और विंध्यन भूसंतति के अंदर क्या हुआ था? कैल्केरियस निक्षेप हुए थे, कैल्शियम का निक्षेप हुआ था। और इसका मतलब है कि पृथ्वी के भूगर्भिक क्षेत्रफल में कहीं ना कहीं जीव जंतु और वनस्पतियों का विकास हो चुका होगा। अब सोचो कि जब ये जीव जंतु वनस्पतियों का विकास हो रहा होगा, उस समय भारत की स्थिति कहां पर थी? अभी तक याद रखना, मैंने पेंजिया का फॉर्मेशन किया है, मतलब अभी पृथ्वी का निर्माण हो रहा है। पृथ्वी का निर्माण का मतलब धीरे धीरे पेंजिया का फॉर्मेशन यहां पर स्टार्ट हो चुका है, या फॉर्मेशन कह सकते हैं पेंजिया का हो चुका है। तो जो पेंजिया का फॉर्मेशन यहां पर हमें देखने को मिलता है, अब ये पेंजिया का फॉर्मेशन अगर हम देखेंगे तो इक्वेटर यहां पर है, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट क्या था? इसी इक्वेटर के आसपास रहा होगा, और अफ्रीका के साथ ही यहां पर भारत जुड़ा होगा। तो इसका मतलब भारत एक प्रकार की ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर रहा होगा। तो भारत इस समय यहां पर था, इक्वेटर के नीचे कैंसर लाइन के आसपास में, तो यहां पर कहीं ना कहीं ट्रॉपिकल प्रकार की क्लाइमेट का निर्माण हुआ होगा। और इसी ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर ही संभावना होती है, उष्ण जलवायु के अंदर ही संभावना होती है कि वनस्पतियों का सबसे ज्यादा यहां पर विकास हो सकता है। तो वनस्पति जीव का जो विकास है वो आर्द्र जलवायु,
जो उष्ण जलवायु है या थोड़ी सी आर्द्र जलवायु कह सकते हैं, यहां पर होता है टेम्परेट क्लाइमेट के अंदर या कोल्ड क्लाइमेट के अंदर ज्यादा वनस्पतियों का विकास देखने को नहीं मिलता। तो इसलिए भारत इस प्रकार के क्लाइमेट में था, तो भारत के अंदर जीव जंतु वनस्पतियों का विकास हुआ होगा। और इन्हीं जीव जंतु और वनस्पति की जब डेथ हुई होगी, जब इनकी मृत्यु हुई होगी, तो इन मृत्यु का क्या हुआ होगा, निक्षेप हुआ होगा। और निक्षेप में किसका निक्षेप होगा, कैल्शियम का। तो जब यहां पर कैल्शियम के निक्षेप यहां पर इसके हुए होंगे, और निक्षेप कहां पर होगा, ऊंची घाटियों में तो नहीं होगा। तो भारत में जहां पर ऊंची घाटी रही होगी तो ये ऊंचे क्षेत्र हैं, और जहां पर भी हमें नीचा क्षेत्र देखने को मिलेगा उसी के अंदर यहां पर क्या होगा, कैल्शियम का निक्षेप हुआ होगा। और ऐसी दो भूसंधियां हमें देखने को मिलती थी, एक विंध्यन भूसंधि और दूसरा कुड़प्पा भूसंधि। तो देखें तो क्या लिखा हुआ, कैल्केरियस डिपॉजिट इन द कुड़प्पा एंड विंध्यन सिंक्लाइन एंड अपलिफ्टेड ड्यूरिंग कैम्ब्रियन। तो कुड़प्पा और विंध्यन भूसंधि के अंदर जो कैल्शियम के निक्षेप हुए थे, और उन्हीं कैल्शियम के निक्षेपों का कैम्ब्रियन काल में क्या हुआ, उत्थान हुआ। और उत्थान होने से यहां पर दो प्रकार की चट्टानें मिलती हैं, एक विंध्यन क्रम की चट्टानें और दूसरा कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। लेकिन दोनों का टाइम पीरियड सेम है, कैम्ब्रियन काल में ही दोनों का निर्माण हुआ था। तो ये तीसरा जियोलॉजिकल टाइम हमारा मिलता है। चौथे जियोलॉजिकल टाइम की अगर हम बात करें, वो कहलाता है हमारा पर्मो कार्बोनिफेरस या कार्बोनिफेरस, याद रख सकते हैं। तो कार्बोनिफेरस के अंदर कहा जाता है इसको गोंडवाना रॉक्स फॉर्म्ड। तो यहां पर जो चट्टानें मिलती हैं वो गोंडवाना रॉक्स का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ इस प्रकार से पूरे का पूरा हमारा क्या आता है, पेंजिया का फॉर्मेशन होता है। इसको क्या कहा जाता है, पेंजिया कहा जाता। तो पेंजिया का जब निर्माण हुआ था वो किस काल में हुआ था, कार्बोनिफेरस के समय में। यहां पर पूरा पेंजिया हमें फॉर्म्ड में देखने को मिल जाता है। गारालैंड गोंडवाना के विभाजन भी हमें यहां पर देखने को मिल जाते हैं। पर्बो कार्बोनिफेरस ग्लेशिएशंस फ्रॉम द सदर्ली सोर्स। तो मैंने यहां पर बताया कि जो साउथ पोल था, तो यहां पर रहा होगा नॉर्थ पोल और यहां पर रहा होगा साउथ पोल। तो इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल से जो ग्लेशिएशन हुआ था, दो बार ग्लेशिएशन हुआ था। तो जो कार्बोनिफेरस के अंदर ग्लेशिएशन हुआ था, तो कार्बोनिफेरस का जो ग्लेशिएशन था वो दक्षिणी स्रोत से था, और पर्मियन या प्लिस्टोसीन के अंदर जो ग्लेशिएशन था वो नॉर्थ पोल से हुआ। अब भारत की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर आपको इंडिया दिखाई देगा। तो भारत दक्षिणी ध्रुव के पास में है, तो इसका मतलब जो ग्लेशिएशन आया होगा वो कहां से आया होगा, दक्षिणी स्रोतों से आया होगा। और पूरे अफ्रीका क्षेत्र के अंदर, मतलब इस पूरे क्षेत्र के ऊपर क्या होगा, ग्लेशिएशन का प्रभाव देखने को मिलेगा। और इसी ग्लेशिएशन के प्रभाव से चट्टानों की संरचनाओं में परिवर्तन होता है और एक नई सीरीज की चट्टानें तैयार होती हैं, जिनको कहा जाता है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। और ये गोंडवाना भारत की गोंड जनजाति से लिया गया। सोचो कितनी पॉपुलैरिटी रही होगी हमारी जनजातियों की, कि भारत की गोंड जनजाति से पूरे के पूरे एक मास लैंड का नाम दिया गया और एक पूरे के पूरे जियोलॉजिकल इवेंट का ही नाम दे दिया गया, गोंडवाना सिस्टम। द ग्लेशियो फ्लूवियल डिपोजिट आर कॉल्ड गोंडवाना। तो यहां पर क्या हुआ, जो ग्लेशियो फ्लूवियल मतलब यहां पर जो ग्लेशिएशन बहा, यहां पर ग्लेशिएशन का बहाव, फ्लूवियल शब्द होता है जब यहां पर, तो यहां पर हिम बहाव जो हुआ और उसी हिम बहाव से जो डिपोजिशन हुए और उसी डिपोजिशन को गोंडवाना के नाम से जाना जाता। अब आप कहेंगे सर हमारे पास क्या साक्ष्य हैं, हम कैसे माने कि भारत के अंदर हिमयुग हुआ होगा या गोंडवाना सीरीज का कार्बोनिफेरस का ग्लेशिएशन हुआ होगा। एक चीज समझे, अगर आज वर्तमान में अगर हम स्थिति देखें तो भारत 0 डिग्री के उत्तर में स्थित है। तो भारत 0 डिग्री के उत्तर में स्थित है और ग्लेशिएशन जो हुआ था वो कहां से हुआ था, साउथ पोल से हुआ था। तो क्या आज वर्तमान में हम कहें, क्या ग्लेशिएशन की वर्तमान में भारत में पॉसिबिलिटी है, और वो भी मध्य प्रदेश के अंदर इसके जो एविडेंस मिलते हैं जबलपुर जिले के अंदर।
तो क्या मध्य प्रदेश में वर्तमान में ग्लेशिएशन पॉसिबल हो सकता है? तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में ग्लेशिएशन पॉसिबल नहीं हो सकता। तो फिर मध्य प्रदेश के अंदर ग्लेशिएशन के साक्ष्य में कैसे मिल जाते हैं? जबलपुर के अंदर टार्स मिलते हैं। तो जबलपुर के अंदर क्या मिलते हैं? टार्स। टार्स मतलब एक प्रकार के पत्थर के गुलाश में है, जो पत्थर के ऊपर इस तरीके से मिलते हैं। तो ये पत्थर के बड़े बड़े गुलाश मिलते हैं, जिनका निर्माण इसी ग्लेशिएशन से हुआ था। तो जबलपुर टार्स, सोचो मध्य प्रदेश के जबलपुर में इन ग्लेशिएशन के टार्स का एविडेंस हमें देखने को मिलता है। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि वर्तमान में ये चीजें पॉसिबल हों? तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम बात कर रहे हैं वर्तमान की नहीं, बल्कि किसकी? एक कार्बोनीफेरस के टाइम की बात कर रहे हैं। तो कार्बोनीफेरस में भारत यहां पर नहीं रहा होगा, बल्कि भारत अफ्रीका कॉन्टिनेंट में यहां पर रहा होगा। मध्य प्रदेश भी यहां पर होगा। अब तो आप देख सकते हैं कि यहां पर ग्लेशिएशन पॉसिबल है। तो इस स्थिति में अगर आप जाएंगे तो प्रेजेंट से नहीं देना है, कार्बोनीफेरस का आंसर देना है। तो प्रेजेंट से अगर आप बैक लेकर जाएंगे इंडिया को, तो हम जानते हैं नॉर्थवर्ड जो शिफ्टिंग हुई थी, अगर बैक लेकर जाएंगे तो आप यहां पर भारत को पाएंगे और यहां से हमारा ग्लेशिएशन पॉसिबल हो सकता है। और मध्य प्रदेश के जबलपुर में इसके एक बहुत बड़े एविडेंस हमें देखने को मिल जाते हैं। तो अगला जो फोर्थ ज्योग्राफिकल इवेंट हमारा आता है वो गोंडवाना का फॉर्मेशन होता है। पांचवा जो था वो था गोंडवाना का फ्रैक्चर। मेसोजोइक के समय में आकर गोंडवाना का फ्रैक्चर स्टार्ट होता है। तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर साउथ अमेरिका इस डायरेक्शन में फ्लो करता है, ठीक है, इंडिया अफ्रीका वगैरह इस अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो कर जाते हैं। तो सारे का सारा ये गोंडवाना का विभाजन हो जाता है। तो ये मैं एक वैगनर का सिद्धांत पढ़ाऊंगा। उस वैगनर के सिद्धांत के अंदर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जब हम पढ़ेंगे तो उस महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अंदर इसको हम डिटेल से करेंगे। लेकिन जियोलॉजिकल टाइम स्केल बताते समय केवल आपको मेसोजोइक का गोंडवाना फ्रैक्चर आपको बता देना है कि गोंडवाना का विभाजन यहाँ पर प्रारंभ हो गया था। इसके बाद जो छठवां जियोलॉजिकल टाइम स्केल मिलता है वो क्रेटेशियस काल के अंदर मिलता है, जिसमें काराकोरम रेंज का फॉर्मेशन और दक्कन लावा का फ्लो होता है। ये कैसे हुआ इस चीज को समझे। इसी को मैं वहां समझाना चाह रहा था लेकिन स्पेस नहीं था हमारे पास। एक चीज समझे, तो जो भारत था, तो भारत, हम पहली चीज तो ये याद रखो कि भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, जैसे उस समय की अगर हम बात करें, भारत का जो प्रायद्वीपीय स्ट्रक्चर था वो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल सकता है। तो ये मान लो कि इस तरीके का भारत का स्ट्रक्चर रहा होगा उस समय। ये था हमारा उस समय का प्रायद्वीपीय भारत, जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। और जब गोंडवाना लैंड से ब्रेक होता है और ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ऊपर की ओर बढ़ता है, तो जब ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ऊपर की ओर बढ़ता है यहां से, तो जब ये और आगे बढ़ेगा यहां पर, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जब ये फ्लो करता हुआ आगे जाएगा, अब आगे जब जाएगा तो यहां पर हम जानते हैं कि हमें यूरेशियन प्लेट का स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है, जब प्लेट टेक्टोनिक का टॉपिक आपको पढ़ाएंगे हम, तो प्लेट टेक्टोनिक भारत के अंदर जब समझेंगे तो उसमें थोड़ा सा आपको मैं ये और ज्यादा डिटेल से बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा आप इसको समझने का प्रयास करें। तो जब इंडिया इस नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करता है, ऑस्ट्रेलिया भी यहां पर था, इस पूरी प्लेट को कहा जाता है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और ये जो प्लेट कहलाती है इसको कहते हैं यूरेशियन प्लेट। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में या नॉर्थ वर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। अब सोचो कि जब ये प्लेट यहां पर जाएगी, तो यहां पर जब ये प्लेट जाकर इससे टकराएगी तो इस तरीके का टक्कर आपको देखने को मिलेगी। यहां पर एक, इसको अलग कलर में कर देते हैं, ये यूरेशियन प्लेट का हिस्सा था, और यहां पर जब ये जाकर टकराएगा इस तरीके से ये स्ट्रक्चर, तो भारत जब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ऊपर की ओर बढ़ा और बढ़ने के साथ जाकर ये यूरेशियन प्लेट से टकरा जाता है। अब एक चीज समझे, जब यूरेशियन प्लेट से, तो इसके दो सिरे थे, एक ये वाला सिरा था और एक ये वाला सिरा था। अब ये सिरा आगे की ओर क्यों बढ़ा हुआ है इस तरीके से, इसको मतलब इस प्रायद्वीपीय पठार की दो भुजाएं कहलाती, एक पश्चिमी भुजा और एक पूर्वी भुजा, वेस्टर्न लिम्ब और ईस्टर्न लिम्ब। यहां पर बढ़ने का कारण है कि ये एक पठारी क्षेत्र है, यहां पर अरावली पर्वत का निर्माण हुआ होगा। तो अरावली के कारण इसका एक सिंग आगे की ओर है और एक सिंग थोड़ा सा पीछे की ओर। भारत जब इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो इसका जो वेस्टर्न वाला टॉप है, ये वेस्टर्न टॉप जाकर किससे टकरा जाएगा, यूरेशियन प्लेट से जाकर
टकरा जाएगा। तो भारत पूरा नहीं टकराएगा, केवल ये पश्चिमी हिस्सा भारत में जाकर यूरेशियन प्लेट से टकरा जाएगा। यहाँ पर एक छोटी सी भूसंधि मिलेगी, काराकोरम भूसंधि, और उसी काराकोरम भूसंधि में जब ये टकराएगा तो मटेरियल को क्या करेगा, लिफ्ट करेगा। जैसे आप मान के चलें कि इस तरीके के सींग है, तो ये सींग जाकर जब इसको टकराएंगे तो जाकर क्या करेंगे, उस क्षेत्र को थोड़ा सा ऊपर की ओर उठाने का प्रयास करेंगे। तो जैसे ये पश्चिमी हिस्सा यहाँ पर जाके टकराता है तो यहाँ पर क्या है, लिफ्टिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्षेत्र क्या होता है, फोल्ड होना स्टार्ट हो जाता है, और इसी फोल्डिंग प्रोसेस से क्या होता है, यहां पर काराकोरम रेंज का फॉर्मेशन होता है। तो हिमालय के इसी नॉर्थ ईस्ट मूवमेंट के कारण और इसके यूरेशियन प्लेट के टकराने के कारण सबसे पहले क्या हुआ, काराकोरम रेंज का फॉर्मेशन हुआ। किस टाइम पीरियड में हुआ, तो हिमालय की उत्पत्ति से पहले। अभी हिमालय की उत्पत्ति नहीं हुई है, हिमालय की उत्पत्ति से पहले ही क्या हुआ था, काराकोरम रेंज की उत्पत्ति हो चुकी थी। अब क्या होता है कि जब काराकोरम रेंज की यहां पर उत्पत्ति होती है, आप इसको इस तरीके से समझ लें जैसे कभी आपने बुल फाइटिंग कभी देखा हो, तो जब दो बैल आपस में लड़ते हैं, हमने कई बार देखा होगा, जब बैल आपस में लड़ते हैं तो बैल क्या करते हैं, अपने आगे के सिरे को नीचे झुका लेते हैं इस तरीके का। तो ये आगे के सिरे को नीचे झुका लेते हैं और पीछे का हिस्सा क्या होता है, बैल का हमेशा ऊपर की ओर रहता है। तो कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये आपका एक बैल था जो इस तरीके से आया और यहां पर जाके अपने सींग को यहां पर अड़ा देता है। तो ये बैल का पीछे का हिस्सा था और ये नीचे का हिस्सा जाके टकरा देता है, और यहां पर आपकी है यूरेशियन प्लेट। तो यूरेशियन प्लेट के साथ जब जाकर ये बुल फाइटिंग करेगा, तो यहां पर आप देखेंगे जब यूरेशियन प्लेट के साथ, मैं प्लेट के साथ समझाऊंगा इसको, जब ये यहां पर इसका सिर टकराएगा तो यहां पर क्या होता है कि जब ये इसके बेनी ऑफ जोन में चला जाएगा तो यहां से क्या होगा, मैग्मा की उत्पत्ति होती है। तो इसी के नीचे यहां पर क्या हुआ, मैग्मा की उत्पत्ति हुई। भारत की ये प्लेट आई, इस तरीके से टकराई और सबडक्ट हुई, और सबडक्ट होने से नीचे क्या हुआ, मैग्मा का फॉर्मेशन हुआ। अब जो मैग्मा का फॉर्मेशन हुआ वो किस साइड मूवमेंट करेगा, देखो इस साइड तो मैग्मा के मूवमेंट के लिए कोई रास्ता नहीं था, इस साइड कोई भी रास्ता नहीं था मैग्मा के मूवमेंट के लिए। तो ये हिस्सा ऊपर की ओर उठा हुआ था, तो यहां से मैग्मा इसके नीचे फ्लो करेगा। तो जब पूरे प्रायद्वीपीय पठार के नीचे मैग्मा फ्लो करेगा तो कहीं ना कहीं इसको निकलने का रास्ता जरूर मिलेगा। कुछ इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे ये हिमालय है, ये मान लो वर्तमान में काराकोरम रेंज, मान लो ये काराकोरम रेंज थी, और उसी काराकोरम रेंज के नीचे ये पूरे का पूरा हमारा प्रायद्वीपीय पठार था, और उसके बाद ये पूरे का पूरा इंडियन ओशियन का क्षेत्र मिल जाता है। ये क्या है, हमारा इंडियन ओशियन, और ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार है। अब यहां पर क्या हुआ कि जब ये प्लेट यहां से सबडक्ट होना स्टार्ट होती है, तो भारतीय प्लेट यहां पर क्या होगी, जब इसमें सबडक्ट होगी, तो भारतीय प्लेट का जहां पर जब ये सबडक्शन होगा इसके नीचे वाले क्षेत्र में, तो सबडक्शन के कारण यहां पर इसमें मेल्टिंग होगी और यहां पर क्या होगा, मैग्मा का फॉर्मेशन होगा। अब मैग्मा का जो फॉर्मेशन हुआ तो मैग्मा इस साइड जा नहीं सकता क्योंकि इधर तिब्बत का पठार है ऑलरेडी, तो इधर ऑलरेडी तिब्बत का पठार है, तो ये काफी मोटा क्षेत्र था, तो इस साइड ये मैग्मा फ्लो नहीं कर सकता। मैग्मा के सामने एक ही ऑप्शन था कि ये प्रायद्वीपीय पठार के नीचे फ्लो करेगा। अब प्रायद्वीपीय पठार के जब ये नीचे फ्लो क्यों कर रहा है, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार का ऊपर का हिस्सा ऐसे करके झुक चुका है और पीछे का हिस्सा काफी ज्यादा उठा हुआ, नीचे गैप है। तो गैप होने के कारण यहां पर बनने वाला मैग्मा इस साइड में फ्लो करेगा और फ्लो करेगा और ऊपर की ओर उठेगा। तो कहीं ना कहीं इससे क्रैक, यहां पर अगर कोई वीक पॉइंट मिल गया तो वहां से ये मैग्मा बाहर निकलेगा। और हम जानते हैं कि जो दक्कन वाला क्षेत्र, यहां पर एक दरार बनती है, तो यहां पर इसी जगह पर, जहां पर ये दक्कन में दरार बनती है, वहीं से क्या होता है, ये मैग्मा बाहर निकलने का प्रयास करता है और एक बड़ा वॉल्केनिक इरप्शन यहां पर हमें देखने को मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं तो ये फ्रस्ट्रेट था, इधर जाता था, यहां से टक्कर खाता था, फिर मुड़कर चला जाता था, फिर बेचारा वापिस आता। तो इसके नीचे पूरे का पूरा एक मैग्मा की साइकिल बनी हुई थी, तो इसको कहीं ना कहीं बाहर निकलना था। तो दक्कन लावा में एक दरार बनती है और दरार के कारण ये बाहर निकल आता। तो इसलिए ये दोनों चीजें एक साथ हुई। पहले स्टेप में काराकोरम फॉर्मेशन होगा, सेकंड स्टेप में क्या होगा, दक्कन लावा का फ्लो होगा। हुए दोनों घटनाएं कब, काराकोरम। तो इसलिए कहा जाता है कि दक्कन लावा का जो फ्लो हुआ था वो काराकोरम की उत्पत्ति के चरण में हुआ था। तो काराकोरम पर्वत की उत्पत्ति के चरण में ही क्या हुआ था, दक्कन लावा का फ्लो हुआ था। तो दक्कन लावा जब निकला
और इसी के साथ साथ सबडक्शंस सब्सिडेंस ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन प्लेटू। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट घटना याद रखना। और एक घटना और याद रखेंगे कि जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार था, ये कुछ इस तरीके का पूरा एक बड़ा लैंड एरिया था, जो अरेबियन सी का पार्ट भी इसमें था। तो यहां पर भी एक दरार पड़ी, क्योंकि जब ये पठार, सोचो कि जब ये ऊपर की ओर उठेगा इस तरीके से, तो ऊपर की ओर उठने के कारण एक बड़ा एरिया था, पूरा बैलेंस नहीं कर पाएगा, तो अनबैलेंस होने के कारण ये दरार पड़ेगी और ये नीचे की ओर सबडक्ट हो जाएगा। तो अरेबियन सी ब्लॉक एक बड़ा क्षेत्र था जो क्या होता है, टूटकर नीचे की ओर चला जाता है और उसके ऊपर बाद में हिंद महासागर का पानी आ जाता है। जैसे द्वारकापुरी हम कहते हैं बीच में डूब गया, तो पश्चिमी घाट से टूटकर ये पूरे का पूरा क्या होता है, नीचे की ओर चला जाता। तो इसको नहीं भी याद रखेंगे तो अभी छोड़ देना, आगे जाके करा दूंगा। कम से कम ये 2 पॉइंट तो याद रखने क्रिटेशियस काल के 6वें इवेंट के अंदर। 6वें इवेंट के दौरान ही यहां पर क्या होता है, हिमालय का ओरिजिन होता है, जिसमें ग्रेटर हिमालय की उत्पत्ति होती है, लेजर हिमालय की उत्पत्ति होती है और शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति होती है। तो 6वें चरण के अंदर ही काराकोरम रेंज का निर्माण हुआ और काराकोरम रेंज के बाद कुछ घटनाएं और घटित हुई छोटे छोटे समय में। जैसे इयोसीन या ओलिगोसीन के समय में काराकोरम का निर्माण हुआ, मियोसीन के समय में लेजर हिमालय का निर्माण हुआ, प्लियोसीन के अंदर शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय का ओरिजिन हम अलग से पढ़ेंगे, अभी केवल छोटा सा इसको डेमो के रूप में याद रख लेना। तो ये 6 चरण थे, नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा। 7वां जो जूलॉजिकल इवेंट होता है वो प्लिस्टोसीन से पहले होता है। तो प्लिस्टोसीन मतलब हिमालय के बाद। तो ये जो टाइम है ये हिमालय और मैदान के बनने के बीच का टाइम है पूरे का पूरा। तो यहां पर क्या होता है, जब हिमालय की उत्पत्ति होती है तो हिमालय के अंदर सेडिमेंट्री फॉर्मेशंस होते हैं, मतलब हिमालय की चट्टानों में अवसादीकरण स्टार्ट हो जाता है। अवसादीकरण या हम कहें कि यहां पर सेडिमेंट्री रॉक्स का अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। तो 7वां जो जूलॉजिकल इवेंट है वो बिफोर प्लिस्टोसीन होता है और प्लिस्टोसीन के समय में ही यहां पर, मतलब प्लिस्टोसीन के पहले के समय में भारत में हिमालय क्षेत्र में सेडिमेंटेशन स्टार्ट होता है। और इसी 7वें चरण के बाद जो 8वां जूलॉजिकल टाइम आता है, इस जूलॉजिकल टाइम के अंदर होता है एलुवियल का डिपोजिशन। तो हिमालय क्षेत्र में यहां पर, जैसे ये हिमालय क्षेत्र था, हिमालय के बाद ये गहरा क्षेत्र था और उसके बाद हमारा ये पठार था। तो पठार का निर्माण तो हो ही चुका था, इधर से हिमालय का निर्माण हो चुका था। तो हिमालय के और पठार के बीच में एक बहुत बड़ा गहरा क्षेत्र था, एक भूसन्नति टाइप की कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हिमालय से जितना भी सेडिमेंट्स का फॉर्मेशन हुआ था और नदियों के द्वारा इन सेडिमेंट्स को बहाकर कहां लाया गया, इस भूसन्नति के अंदर डिपॉजिट कर दिया गया। तो इस भूसन्नति के अंदर सारे सेडिमेंट्स को जब डिपॉजिट किया गया तो ये पूरे का पूरा एक मैदान के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी मैदानों में मैं अलग से पढ़ाऊंगा। तो प्लिस्टोसीन के समय में क्या हुआ, मैदान का निर्माण हुआ। और केवल यहां पर नहीं, तो हिमालय की जो नदियां थी, जो हिमालयन रिवर थी, तो इन हिमालय नदियों के द्वारा क्या किया गया, गंगा यमुना के मैदान का निर्माण किया गया। और जो पठार के अंदर नदियां थी उनके द्वारा पश्चिमी तट और पूर्वी तट के मैदानों का निर्माण किया गया। तो गैंगटिक प्लेन फॉर्म्ड बाय द हिमालयन रिवर डिपॉजिट एंड कोस्टल प्लेन्स फॉर्म्ड बाय द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तो इस तरीके से 8 जूलॉजिकल इवेंट्स के अंदर आप इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। देखो जी, अब एक बार पूरे का पूरा रिवीजन देख लो, फिर उसके बाद हम इसको खत्म करते हैं। तो इस 8 जूलॉजिकल इवेंट के अंदर जाएंगे तो सबसे पहला जो जूलॉजिकल इवेंट हमें मिलता है वो हमें अरावली पर्वत के अंदर देखने को मिलता है। तो इस अरावली फॉर्मेशन के अंदर क्या हुआ था बताएं जल्दी। तो इस अरावली फॉर्मेशन के अंदर क्या हुआ था, यहां पर कूलिंग हुई और सॉलिडिफिकेशन हुआ। तो कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन से क्या हुआ, यहां पर आर्कियन चट्टानों या आर्कियन नीस चट्टानों का या ग्रेनाइट नीस चट्टानों का निर्माण हुआ। यह पहला जूलॉजिकल इवेंट है। और किस काल में हुआ, प्री कैम्ब्रियन के अंदर। एक शॉर्ट समरी याद रखना। तो पहला है प्री कैम्ब्रियन
अरावली का फॉर्मेशन, कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन की प्रक्रिया, आर्कियन नीच चट्टानों का निर्माण। दूसरा जो जियोलॉजिकल इवेंट हमें मिलता है वो धारवाड़ के अंदर देखने को मिलता है। तो धारवाड़ के अंदर जो मिलता है उसका टाइम पीरियड भी प्री कैम्ब्रियन ही याद रखेंगे। तो ये भी प्री कैम्ब्रियन के अंदर ही हुआ था। किससे हुआ था? जो आर्कियन चट्टानें थी, तो आर्कियन नीस जो चट्टानें थी, इन्हीं चट्टानों के अपक्षय अपर्दन से इनका निर्माण हुआ था। तो पूरे क्षेत्र के अंदर हमें जो चट्टानें मिलती हैं, कर्नाटक के धारवाड़ की चट्टानें मिलती हैं, क्योंकि इनका स्टडी पहले ऐसा नहीं कि केवल धारवाड़ में ही मिलती पूरे जियोलॉजिकल इवेंट की चट्टानें पूरे प्रायद्वीपीय भारत के अंदर मिलती, लेकिन स्टडी सबसे पहले जहां पर की जाती है उसी से इनका नामकरण किया जाता है। तीसरी जो सीरीज हमें याद रखना है, तीसरा जियोलॉजिकल इवेंट, उसके अंदर आपको विंध्यन भूसन्नति और यहां पर याद रखेंगे कुड़प्पा। तो कुड़प्पा भूसन्नति, तो विंध्यन और कुड़प्पा भूसन्नति को तीनों को एक तीसरे जियोलॉजिकल टाइम के अंदर याद रखेंगे, और जिसका टाइम पीरियड था हमारा कौन सा? कैम्ब्रियन। और इसमें जो क्रिया हुई थी वो क्या हुआ था? कैल्केरियस डिपॉजिट हुआ था, कैल्शियम निक्षेप हुआ था। बस इतना याद रखना। चौथा जो जियोलॉजिकल टाइम याद रखेंगे, मैं यहां साइड में लिख दे रहा हूं, चौथा जियोलॉजिकल इवेंट जो याद रखेंगे वो होगा हमारा गोंडवाना रॉक्स का फॉर्मेशन। तो गोंडवाना चट्टान का निर्माण याद रखेंगे, और गोंडवाना चट्टान का निर्माण जो है वो कार्बोनीफेरस के अंदर होगा। तो कार्बोनीफेरस का टाइम यहां पर आपको याद रखना है, गोंडवाना चट्टान। और प्रक्रिया क्या हुआ था? ग्लेशिएशन हुआ था, ठीक है, और सदर्नली साउथ पोल से हुआ था, ये याद रखना। तो 4 चरण यहां तक आप बता देंगे। 5वां चरण जो आपको इसमें याद रखना है तो वो गोंडवाना का फ्रैक्चर याद रखेंगे। तो 5वें में हम कहेंगे यहां पर क्या हुआ? गोंडवाना फ्रैक्चर हुआ, या गोंडवाना का टूटा, या गोंडवाना का विभाजन यहां पर हमें मिलता है। तो ये 5 जियोलॉजिकल इवेंट याद रखेंगे। 6वां जो जियोलॉजिकल इवेंट हमें मिलता है वो है हमारा काराकोरम रेंज का फॉर्मेशन। तो यहां पर क्या होता है? जब प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी सिरा जाकर यहां से टकराता है तो यहां पर क्या होता है? काराकोरम रेंज का फॉर्मेशन होता है। तो काराकोरम रेंज का फॉर्मेशन हुआ, और उसी काराकोरम रेंज के फॉर्मेशन के समय में ही यहां पर दक्कन में मैग्मा का फॉर्मेशन हुआ। क्या हुआ? यहां पर दक्कन लावा का फॉर्मेशन हुआ। तो ये जो दोनों घटनाएं थी काराकोरम और इसकी, तो ये घटनाएं किस काल में हुई थी? तो ये क्रिटेशियस काल की घटनाएं हैं। तो ये भी क्रिटेशियस काल में हुआ था। और कैसे हुआ था? पेंजिया के टूटने के बाद जब उत्तर पूर्व की ओर बढ़ता है, ये मैं अलग से भी पढ़ाऊंगा टॉपिक में, घबराना नहीं। और यहां पर दरार पड़ने के कारण क्रिटेशियस के अंदर ही क्या हुआ? दक्कन लावा का फ्लो भी यहां पर हमें देखने को मिलता। तो ये सेम टाइम पीरियड है। तो ये 6वां जियोलॉजिकल इवेंट आपको यहां पर बताना है। और इसी 6वें जियोलॉजिकल इवेंट के साथ ही आप हिमालय की उत्पत्ति भी साथ में ही क्लियर कर देंगे। तो ये जब 6वें पॉइंट के अंदर ही आप क्या करेंगे? हिमालय का फॉर्मेशन बता देंगे कि हिमालय की उत्पत्ति भी स्टार्ट होती है, और 7वें चरण के अंदर आप हिमालय का सेडिमेंटेशन बता देंगे, या हिमालय की उत्पत्ति भी बता सकते हो 7वें में। तो इसको चाहो तो 7वां पॉइंट एक साथ याद रखना, हिमालय की उत्पत्ति और हिमालय का सेडिमेंटेशन, ये एक जगह डाल देना। तो हिमालय का अवसादीकरण यहां पर याद रखेंगे 7वें चरण के अंदर, मतलब 7वां कुल मिला के आपको हिमालय से जुड़ा हुआ याद रखना है। और 8वां जो जियोलॉजिकल इवेंट याद रखेंगे वो हमारा होता है लास्ट, मैदान का निर्माण किस काल में हुआ था? प्लेस्टोसीन के अंदर। तो तटीय मैदानों का निर्माण जो हुआ था यहां पर, वो नदियों के, प्रायद्वीपीय नदियों के निक्षेप से, और हिमालय की नदियों के निक्षेप से जो निर्माण हुआ वो गंगा ब्रह्मपुत्र वगैरह के निर्माण, तटों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से 8 भागों में हम भारत के जियोलॉजिकल इवेंट को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको भारत का जियोलॉजिकल इवेंट बहुत अच्छे से क्लियर है कि मतलब उंगलियों पर गिना दो, इतना आसान हो जाए कि आप उसको 2 सेकंड, 5 सेकंड, 1 मिनट के अंदर पूरा आसानी से एक्सप्लेन कर दें। पहले अरावली फॉर्मेशन, दूसरा धारवाड़ फॉर्मेशन, तीसरा विंध्यन कुड़प्पा फॉर्मेशन, चौथा गोंडवाना फॉर्मेशन, 5वां गोंडवाना फ्रैक्चर, 7वां काराकोरम और दक्कन लावा का, 6वां काराकोरम और दक्कन लावा का फॉर्मेशन, 7वें पर हिमालय फॉर्मेशन एंड हिमालय सेडिमेंट्री, और 8वें पर मैदान का निर्माण। तो 1 सेकंड नहीं लगेगा आपको चीजें बताने में, और अगर आपके ये दिमाग में चीजें बनी रहेंगी तो आप आगे जाके हिमालय की उत्पत्ति के बारे में, मतलब एंड तक जितना भी भारत के अंदर मैदान
चट्टानों का निर्माण, प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण, हर चीज आपकी क्लियर रहेगी। ठीक है, तो अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे भारत की प्लेट विवर्तनिकी और किस तरीके से विवर्तनिकी घटना भारत में हुई। तो जो चीजें हमने आज पढ़ी हैं उसमें बहुत सारी चीजों का कॉन्सेप्ट हमें अगली क्लास के अंदर देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।